हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11th की जो चैप्टर 7 है फेडरलिज्म, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जो चैप्टर 4, 5, 6 जो डिस्कस किया था, जिसमें हमने गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गन्स थे, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था और ये देखा था कि सबके पास अपना अपना एक पावर और एक स्पेशल मतलब काम करने का एक अधिकार मिला हुआ था। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव में हमें कौन कौन से मेंबर्स देखने को मिले थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। फिर हमने देखा था जैसे स्पीकर। फिर हमने कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। लेजिस्लेटिव में हमने जब लेजिस्लेचर वाला चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पे क्या है, काउंसिल ऑफ। तो हमने जो फिर लेजिस्लेचर वाला जो चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या देखा था कि 28 में से 8 ऐसे, सॉरी 6 ऐसे स्टेट हैं जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, काउंसिल ऑफ लेजिस्लेचर और असेंबली ऑफ लेजिस्लेचर दोनों देखने को मिलता है। फिर हमने पार्लियामेंट के बारे में समझा था, जिसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में समझा था, राज्यसभा के बारे में समझा था। तो इससे हमें ये पता चल रहा था कि जो पावर है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि पावर सबके पास बटा हुआ है। तो उसी से रिलेटेड आज एक चैप्टर है जो कि हमारा फेडरलिज्म, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब होता है संघवाद। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका डिस्कशन। अगर सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म की बात करें, तो ये दो शब्दों से मिलके बना है। जैसे कि अगर हम फेडरलिज्म को क्या कहते हैं, संघवाद, संघवाद। तो ये कितने शब्दों से मिलके बना है, दो शब्दों से मिलके बना है, संघ प्लस वाद। यानी कि संघ प्लस वाद मिलके हमारा क्या बना है, संघवाद। संघ का मतलब होता है संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। वाद का मतलब होता है विचार, यानी कि आइडिया कह सकते हैं। यानी कि जो फेडरलिज्म है हमारा क्या है, दो वर्ड से मिलके बना है। फेडरल मतलब हो जाता है, हम फेडरल मतलब होता है हमारा क्या, ऑर्गेनाइजेशन। और लिजम्स का मतलब, रिलिजम्स का मतलब हो जाता है आइडिया। तो इन दोनों शब्द से मिलकर के क्या बना है हमारा, फेडरलिज्म। यानी कि फेडरलिज्म का मतलब होता है कि संगठन का विचार, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के आइडिया, उसे हम कहते हैं फेडरलिज्म। अगर हम डिफिनेशंस की बात करें फेडरलिज्म के, तो फेडरलिज्म एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम होता है जिसमें क्या है, हमें दो पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मतलब दो स्तर पर हमें क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलता है। जब हमने फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर डिस्कस किया था, जो कि हमारा था एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इसमें हमने क्या देखा था दोनों में, कि लोकसभा का अपना अधिकार है, राज्यसभा का अपना अधिकार है, सेंट्रल पे एक अपना गवर्नमेंट होता है और स्टेट लेवल पे अपना एक गवर्नमेंट होता है। स्टेट लेवल पे अपना एक गवर्नमेंट होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कितने लेवल पे है, दो लेवल पे है। लेकिन 1993 पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके क्या है, एक लोकल लेवल भी जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया, लोकल लेवल, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। वो हम जो इसका 8वां चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यानी कि जो अगर फेडरलिज्म की बात करें, तो फेडरलिज्म एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमें कितने लेयर पे लेवल पे देखने को मिलता है, दो लेवल पे देखने को मिलता है। पहला होता है हमारा स्टेट लेवल, और दूसरा होता है, सॉरी, पहला होता है हमारा सेंट्रल लेवल, और दूसरा होता है हमारा प्रोविंशियल यानी कि स्टेट लेवल। अगर हम फेडरल की बात करें, तो फेडरल में क्या है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाती है, जो कि पूरे कंट्री पे क्या करती है, पूरी कंट्री के लिए वो काम करते हैं। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉ बनाया जाएगा, तो वो क्या होगा, पूरे कंट्री पे इम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, तो अगर फेडरल की बात करें, इसमें क्या है, हमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलती है और फिर अलग अलग स्टेट के अपनी गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, कुछ ही सब्जेक्ट्स में, जैसे कि जो नेशनल यानी कि राष्ट्र से रिलेटेड जो भी कानून होगा, जो भी पॉलिसीज होगा, वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
बनाया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ पर्टिकुलर वो अपने स्टेट के लिए ही क्या करेगा, कानून बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी जो कानून होगा वो, यानी कि अगर हमारी कंट्री में जैसे कि हम बात करते हैं S-400 डील के बारे में, तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था सेंट्रल के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात थी अपनी कंट्री की सिक्योरिटी की। तो ऐसे टॉपिक पे कौन काम करेगा, तो हमारा सेंट्रल काम करेगा ऐसे टॉपिक पे जो सिक्योरिटी सबसे रिलेटेड होगा। जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो काम होगा वो कौन करेगा, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और वो पूरे देश के लिए अप्लाई होगा। जैसे कि अगर हम बात करें जो सेंट्रल, यानी कि जो इस सेंट्रल लेवल पर आता हो उससे रिलेटेड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी वो क्या होगा, हर एक स्टेट पे इम्प्लीमेंट होगा। वहीं अगर पर्टिकुलर अगर जो एक स्टेट है, अगर स्टेट अपने इस राज्य में कोई कानून बनाता है तो वो पर्टिकुलर सिर्फ उसी स्टेट में लागू होगा जिस स्टेट का गवर्नमेंट वो कानून बना रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि यूपी में यह कानून बनाया गया कि शिक्षा के तहत जो भी यूपी में जो बच्चे ज़्यादा ब्रिलियंट निकलेंगे, जो टॉप्स करेंगे, उनको सरकार क्या देगी, स्टडी प्रमोट करने के लिए लैपटॉप प्रोवाइड कराएगी। तो ये स्कीम सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही रहेगा और किसी स्टेट में लागू नहीं होगा। तो पर्टिकुलर सिर्फ इस स्टेट की गवर्नमेंट अपने ही स्टेट के लिए क्या कर सकते हैं, स्कीम ला सकती है। तो इस तरीके से क्या है, हमें पावर डिवाइडेड देखने को मिलता है और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो दो लेवल पर देखने को मिलती है। अगर हम फेडरल कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में क्या है, फेडरल भी सिस्टम देखने को मिलता है और यूनिटरी सिस्टम में दोनों देखने को मिलता है। तो जैसे कि अगर हम फेडरल की बात करें तो हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री जैसे कि अगर हम बात करें हमारी कंट्री में जो सेंट्रल है वो क्या है, एक यूनियन गवर्नमेंट होता है। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें 3 लिस्ट यानी कि 3 सूचियां देखने को मिलता है जिसके तहत पावर डिवाइडेड रहता है किसमें, तो स्टेट और सेंट्रल के बीच में। पहला है हमारा यूनियन लिस्ट, दूसरा आता है हमारा स्टेट लिस्ट और तीसरा आता है हमारा कंकरेंट लिस्ट। यानी कि दूसरा आता है स्टेट लिस्ट और तीसरा आता है हमारा कंकरेंट लिस्ट। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकता है, और स्टेट लिस्ट की बात करें तो उसमें सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जैसे पुलिस आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, तो इन सब से रिलेटेड क्या होगा, सिर्फ एक स्टेट ही कानून बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि केरला की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, एग्जाम्पल है कि केरला की गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वहाँ पे जितने भी जो डिजीज पर्सन होंगे, जो बीमारियां से लड़ रहे होंगे, तो उनको क्या करेगी गवर्नमेंट अपनी तरफ से फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी। तो ये पर्टिकुलर सिर्फ उसी स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा जिस स्टेट में ये पॉलिसी लाई गई है वहाँ के सरकार के द्वारा। और अगर जब हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो भी कानूनें बनेगी वो क्या होगा, पूरे देश में लागू होगा। जैसे हम बात करते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड हो गया, या अगर हम बात करते हैं जो भी हमारे यूनियन लिस्ट में आता हो उससे रिलेटेड जो भी अगर स्कीम बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या होगा, एक साथ पूरे टाइम, मतलब एक ही टाइम पे हर एक स्टेट पे वो लागू होगा। अब बात करते हैं फेडरलिज्म इन इंडियन, हमारे संविधान में किस तरीके से फेडरलिज्म देखने को मिलता है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस का जो आर्टिकल फर्स्ट है उसी की बात करें तो उसमें क्या कहा गया है, इंडिया यानी कि भारत डेट इज इंडिया, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट की बात कही गई। यानी कि कहा गया है हमारे आर्टिकल 1 में कि जो भारत है वो सभी राज्यों का क्या है, एक संघ है जो कि है भारत यानी कि इंडिया है। ये हमारे आर्टिकल फर्स्ट में देखने को मिलता है। अब वहीं पे बात करें जो बेसिक फेडरलिज्म है, हम देख सकते हैं कि इस किसके रिजल्ट के रूप में कि हमारी कंट्री में क्या है, जितने भी जो स्टेट हैं, या अगर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, उन सब के पावर क्या है, हमें डिस्ट्रीब्यूट यानी कि पावर डिवाइडेड देखने को मिलते हैं। यानी कि जैसे ही हमारी कंट्री जब आज़ाद हुई तो उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया था कि हमारी कंट्री में क्या होगा, सेंट्रल पे एक गवर्नमेंट होगा, एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होगा और एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होगा, और दोनों गवर्नमेंट किसके द्वारा चुना जाएगा, तो पीपल्स के द्वारा ही चुना जाएगा। तो इससे क्या है कि इसके वजह से पावर हमें क्या देखने को मिला है, डिवाइडेड देखने को मिला। फेडरल सिस्टम इन इंडियन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करें तो अगर अकॉर्डिंग टू फेडरल सिस्टम की बात करते हैं
जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फेडरल का मतलब क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यानी कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें, हमारी कंट्री में कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। तो इन 28 के 28 राज्य का अपना एक चीफ मिनिस्टर देखने को मिलता है और 28 राज्य के अपने गवर्नर और क्या देखने को मिलता है, चीफ मिनिस्टर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें, दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसका अपना खुद का एक क्या है, सीएम है। तो इस तरीके से क्या है, हर एक राज्य का अपना प्रतिनिधित्व और सेंट्रल लेवल पे क्या है, अपना एक प्रतिनिधित्व लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। ये हमें देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि हम बात करें दिल्ली को क्या है, फिर एनसीआर में इसको क्या किया है, तो डाल दिया गया। यानी कि अगर हम अपने 8 यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो 8 यूनियन टेरिटरी में एक दिल्ली ही ऐसा है जो क्या है, हमारी कंट्री की एक तो कैपिटल है और दूसरा एनसीआर के अंदर आता है, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर आता है। और बाकी जो 7 बच जाते हैं वो क्या हो गए, हमारे यूनियन टेरिटरी हो गए। अगर हम बात करें जो फेडरल सिस्टम है हमें कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि वेस्ट इंडीज में देखने को मिलता है, नाइजीरिया, अमेरिका, जर्मनी, ये सब क्या है, एक फेडरलिज्म कंट्री। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, थोड़ा सा अलग फेडरलिज्म देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म सिस्टम भी देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और यूनिटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है, कुछ यूनिटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी कंट्री का जो फेडरलिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है किसकी किन कंट्रीज में, जैसे वेस्ट इंडीज, नाइजीरिया, अमेरिका, जर्मनी जैसे फेडरलिज्म कंट्री से। इसीलिए क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री में जो कुछ ऐसे जहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जब इमरजेंसी लगाया जाता है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, तो सेंट्रल पावर में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या है, एक यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है। इसीलिए हमारी कंट्री को क्या कहा जाता है, एक क्वाज़ी फेडरल कंट्री कहा जाता है। और ये किसके द्वारा कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात करते हैं फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स जो हमारी कंट्री में देखने को मिल। सबसे पहले इसमें जो गवर्नमेंट है वो क्या है, हमें 3 लेवल पे देखने को मिलता है। पहला है स्टेट लेवल, दूसरा है सेंट्रल लेवल, सॉरी, पहला है सेंट्रल लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल और तीसरा है लोकल लेवल। लोकल लेवल के लिए जो गवर्नमेंट के लिए जो बात की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड की गई थी, वो कब किया गया था, 1993 और 1994 में। यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या आया, पंचायती राज आया, पंचायती सिस्टम आया, और इसमें आया था म्युनिसिपल सिस्टम। तो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ, हमारी कंट्री में 3 लेवल की गवर्नमेंट बन गई। एक हमें रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, जिसमें क्या है, एक डिविजन्स पावर देखने को मिलता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में। और जो कि हमारा होता है रेसिडेंसी पावर। यानी कि अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों के द्वारा क्या बनाया जाता है, कानून, लॉ, पॉलिसीज बनाई जाती है। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो उसमें 97 सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में आते हैं और 66 सब्जेक्ट किस में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं। और 47 जो लिस्ट है, 47 सब्जेक्ट किसके लिस्ट अंडर आते हैं, तो समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, एक इंडिपेंडेंस जुडिशरी देखने को मिलता है। और जब कल हमने चैप्टर 6 डिस्कस किया था जुडिशरी के बारे में, हमने उसमें बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में जुडिशरी को क्यों इंडिपेंडेंस रखा गया है, उसे पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं रखा गया। वो हमने लास्ट जो हमारा 6 चैप्टर था उसमें काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो ये सिर्फ राष्ट्र से रिलेटेड इसके ये कानून बना सकती है, जिसमें पहले 99 सब्जेक्ट से उसको घटा करके क्या किया, तो 97 कर दिया। 2 लिस्ट कहाँ है, तो कंकरेंट और स्टेट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, डिफेंस आता है, फॉरेंस आता है, रेल आता है, पोर्ट यानी कि जो बंदरगाह आता है वो, बैंक और मिनरल्स हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जो किसके जिसके तहत कौन कानून बना सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है, यानी कि वो सेंट्रल के अंदर में आता है। स्टेट की बात करें तो पुलिस, जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि हमारा पंचायती राज या म्यूनसिपैलिटीज, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, ये सब किसके अंदर आता है, तो ये सब आता है स्टेट लिस्ट के अंदर। कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो जो बाकी जो सब्जेक्ट्स बच गए हैं
उसमें से जो ऑलमोस्ट है वो किसके अंदर आता है, वो हमारा कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। जैसे कि हम बात करते हैं लीगल प्रोसेस, मतलब सोशल सिक्योरिटी, ये सब किसके अंदर आता है, तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। यूनियन लिस्ट की बात करें तो हम इसे बोलते हैं संघीय सूची। स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसे हिंदी में बोलते हैं राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट को बोलते हैं समवर्ती सूची हिंदी में। अब बात करते हैं पावर ऑफ डिवीजन। इस तरीके से हमारी कंट्री में जो पावर है वो क्या है, डिवीजन दिया गया। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट दो तरीके की होंगी। पहला होगा फेडरल यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कहा गया है आर्टिकल 445 से आर्टिकल 255 तक। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर देता है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूट है लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट पावर्स के बीच में, वो क्या करता है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट यानी कि डिविजन्स करने का काम करता है। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 245 से 255 तक। अगर फेडरल की बात करें तो फेडरल में जैसे कि हमने बताया कि जो नेशनल से जो इम्पोर्टेंट, जो राष्ट्र से राष्ट्र के लिए जो आवश्यक जो भी विषय हैं वो किसके अंदर आएगा, हमारा आएगा सेंट्रल के अंदर। और स्टेट के अंदर में क्या आएगा, जो प्रोविंशियल यानी कि राज्य के लिए जरूरी है। जैसे कि हमारा राज्य में आ जाता है पुलिस, जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ। यूनियन में आ जाता है हमारा डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, रेलवे, रिपोर्ट, पोर्ट, बैंक, मिनरल्स, ये सब किसके अंदर आ जाता है, स्टेट के अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं फेडरलिज्म फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि जो सुप्रीमेसी है वो क्या है, हमारे देश में संविधान है। यानी कि हमारे कंट्री में संविधान से ज्यादा या संविधान से ऊपर किसी को भी पावर नहीं दिया गया है। एवरीवन विल वर्क विद इन द एमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हर एक आदमी जो काम करेगा वो किसके दायरे में रह करके काम करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके काम करेगा। डिविजन्स ऑफ पावर देखने को मिलता है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे हमारी कंट्री के अंदर, जो कि 3 लिस्ट के अंदर बात की गई है, यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारी जुडिशरी है वो किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर्स के अंदर, यानी कि ना वो राज्यसभा लोकसभा के अंदर में काम करेगी, ना वो राज्यसभा के अंदर में काम करेगी, ना वो प्रेसिडेंट के अंदर में काम करेगी। वो एक इंडिपेंडेंस बॉडी बनाई गई है हमारी जुडिशरी को। क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, तो सुप्रीम क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके तहत क्या है, हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है उसको एक इंडिपेंडेंस बॉडी बना दिया गया है, जिसका काम क्या है, जुडिशरी का काम है वो बिना किसी भय और एक निष्पक्ष होकर के वो क्या करे, हर एक सिटीजन को जस्टिस दिलाए। इसीलिए हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है उसको क्या है, एक इंडिपेंडेंस बॉडी के रूप में स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं अमेंडमेंट सिस्टम। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि संविधान में टाइम के अकॉर्डिंग जो लिखा गया है उसमें या तो कुछ चेंज करना या ऐड करना या घटा देना, उसे हम कहते हैं अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। इसमें क्या है, हमें दोनों तरीके के देखने को मिलता है, एक स्पेशल मेजोरिटी और एक सिंपल मेजोरिटी। दो तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं। एक यानी कि हो जाता है हमारा सिंपल मेजोरिटी और एक होता है हमारा स्पेशल मेजोरिटी। क्या हो जाता है, स्पेशल मेजोरिटी। इन दोनों के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अमेंडमेंट किया जाता है। जब स्पेशल मेजोरिटी की बात आती है तो उसमें क्या है, स्टेट से भी रिलेटेड क्या है, वोटिंग कराई जाती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे अमेंडमेंट किया जाना चाहिए या नहीं। और हमारी कंट्री में क्या है, गवर्नमेंट 3 लेवल पे देखने को मिलती है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। अब बात करते हैं फीचर ऑफ यूनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो यूनिटी है, अगर हमारी कंट्री में जो यूनिटी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो यूनिटी है उसके फीचर्स की हम बात करते हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल फीचर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फेडरल फीचर्स देखने को मिलते हैं। देयर आर आल्सो यूनिटरी फीचर विशेष फॉलो, और कुछ यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, एक सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है जबकि यूएसए में नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक यूनिटरी सिस्टम यानी कि एक यूनिटरी फीचर्स देखने को मिलता है। इन द डिविजन ऑफ पावर द फेडरल साइड और मोर द पावर देन अदर, यानी कि हमारी कंट्री में क्या है, सेंट्रल की पावर ज्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू स्टेट लेवल के गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, एक यूनिटरी फेडरल के फीचर यानी कि यूनिटरी
ए सिस्टम की कुछ विशेषताएं देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ यूनिटरी की जो विशेषता होती है वो होती क्या है। सबसे पहले यूनिटरी सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलता है, एक सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है। दूसरा क्या देखने को मिलता है, सेंट्रल ज्यादा पावरफुल होता है, सेंट्रल ज्यादा पावर होता है कंपेयर टू अदर। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, अगर हम बात करें एक इंटर यानी कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस होकर के काम नहीं करती है, वो किसी न किसी के दबाव में रह करके काम करती है। फिर उसमें क्या, सेंट्रल की तो बात हो गई कि सेंट्रल ज्यादा पावरफुल में रहता है। ये सारे फीचर्स हमें क्या देखने को मिलते हैं, एक यूनिटरी सिस्टम में देखने को मिलते हैं। तो यही कुछ फीचर्स हमारी कंट्री के अंदर भी देखने को मिलते हैं कि जैसे कि हमारी कंट्री में सभी के पास एक सिंगल सिटीजनशिप है। उसके बाद हमें जो सेंट्रल है वो ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलता है कंपेयर टू अदर स्टेट गवर्नमेंट के। फिर वन कॉन्स्टिट्यूशन मोर यूनियन एंड द स्टेट, यानी कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों के लिए, स्टेट के लिए भी यूनियन के लिए भी। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी और यूनिटरी रूल इमरजेंसी सेंट्रल पावरफुल, यानी कि जैसे ही हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगाया जाता है तो वहाँ पे सेंट्रल क्या होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और फिर क्या देखने को मिलता है, जो गवर्नर है वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है स्टेट के अंदर, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या है, कुछ यूनिटरी फीचर्स देखने को मिलते हैं जिसके वजह से क्या है, हम अपनी मतलब अपनी कंट्री को क्या कहते हैं, क्वाज़ी फेडरल भी कहते हैं। वाई इज देयर अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इन द यूनियन इंडियन यूनियन, यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग क्यों बनती है इंडियन यूनियन की बात टॉपिक पे, क्यों, क्योंकि इसका जो रीजन है पावरफुल, यानी कि पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फॉलो, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंट्रल को जो ज़्यादा पावरफुल रखा गया है उसका कुछ रीज़न है। सबसे पहला जो रीज़न है, लाइक अ कंटिनेंट वेस्ट एंड फॉल मैनी डाइवर्सिटी एंड तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारी कंट्री क्या है, बहुत सारी एक डाइवर्स वाली कंट्री है जिसमें अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। तो इन सब को और हमारी कंट्री में क्या है, तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। इन सब को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए क्या है, सेंट्रल को ज़्यादा पावरफुल रखा गया है। द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस वांटेड टू सेटल दोज डाइवर्सिटी एंड प्रॉब्लम्स थ्रू द पावरफुल सेंट्रल, यानी कि अभी हमने डिस्कस किया है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे उन्होंने सेंट्रल को सिर्फ इसीलिए स्ट्रॉन्ग में रखा है ताकि वो क्या कर सके, जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूट्स हैं, जो डाइवर्सिटी हैं और जो उनके जो प्रॉब्लम्स है, इन सबको क्या कर सके, तो सॉल्व यानी कि सेटल कर सके। एट द टाइम ऑफ द कंट्री इंडिपेंडेंस, जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या, उस टाइम पे 500 से ज़्यादा क्या थे, तो रजवाड़े थे, यानी कि रियासतें थे जिसपे राजाओं का शासन था। तो उन सबको क्या है, उन सबको वहाँ से प्रोविंस हटा करके हमने नए नए स्टेट क्रिएट किए, सबको बहुत को मर्ज किए, बहुत को डिवाइड करके हमने न्यू स्टेट क्रिएट की और वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की स्थापना की। और ये तभी हो पाया था जब हमारी जो सेंट्रल थी वो क्या थी, पावरफुल थी। इसीलिए हमारी कंट्री में क्या है, सेंट्रल को ज़्यादा पावरफुल रखा गया ताकि वो हमारी कंट्री की जो यूनिटी है उसको कोई तोड़ ना सके। अब बात करते हैं टेंशंस इन इंडियन फेडरलिज्म सिस्टम, यानी कि कुछ तनाव हमें देखने को मिलते हैं भारतीय संघवाद की जो सिस्टम है उसमें। पहला क्या देखने को मिलता है, इस सेंट्रल और स्टेट रिलीजन ही देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं कि सेंट्रल का स्टेट से क्या है आज झड़प हो गई, ये हम मोस्टली न्यूज़ में देखते रहते हैं। क्यों, इसका जो रीज़न है, जो सेंट्रल के द्वारा कुछ लॉज बनाए जाते हैं वो स्टेट को पसंद नहीं आते और जो स्टेट बनाते हैं वो सेंट्रल को पसंद नहीं आते। यहाँ पे क्या है, इस वजह से क्या है, दोनों के बीच में हमें क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है। उसके बाद स्टेट यह हमेशा इस चीज़ के लिए अपोज करता है कि सेंट्रल को ज़्यादा पावरफुल क्यों बनाया गया, बल्कि ज़्यादा पावरफुल किसे बनना चाहिए, स्टेट को बनना चाहिए। और स्टेट इस चीज़ के लिए बीच बीच में किसी चीज़, हर चीज़ की डिमांड करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है ज़्यादा पावर्स की मांग करना, यानी कि ज़्यादा अथॉरिटी की मांग करना। यानी कि हम बात करें तो टाइम टू टाइम हम क्या देख रहे थे, स्टेट एंड जो पॉलिटिकल पार्टी है
वो राइज करते हैं, यानी कि आवाज उठाते हैं किस चीज के लिए डिमांड उठाते हैं वो, कि ज्यादा पावर्स मांगते हैं, ज्यादा पावर ऑटोनॉमी मांगते हैं कंपेयर टू सेंट्रल। यानी कि जो स्टेट की मांग होती है वो ये कहते हैं कि हमें सेंट्रल से ज्यादा पावर चाहिए। किसमें? अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी में। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में इसलिए क्योंकि जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो बजट पेश किए जाते हैं वो कौन पेश करता है? सेंट्रल के द्वारा पेश किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें जीएसटी सब के बारे में, जीएसटी जैसे टैक्सेस सब हो गए या इनकम की बात हो गई, तो इन सब से रिलेटेड क्या है, स्टेट हर बार ज्यादा मांग करता है कि उन्हें इन सब के लिए ज्यादा यानी कि मोर सोर्स ऑफ इनकम एंड स्टेट कंट्रोल सोर्सेस, यानी कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में स्टेट की मांग ये रहती है कि स्टेट को ज़्यादा पावर देना चाहिए सोर्स ऑफ इनकम के लिए और स्टेट के अंदर जो जितने भी जो रिसोर्सेस है उनको कंट्रोल करने के लिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की बात करें, यहाँ पे जो डिविजन्स ऑफ पावर है उसको चेंज करने की बात करती है, यानी कि द डिविजन्स ऑफ पावर शुड बी चेंज इन फेवर ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के फेवर्स में वो क्या करती है, तो चेंज करने के लिए वो मांग उठाती है। जैसे कि पावर ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट, यानी कि जो पावर है वो सबसे ज़्यादा किसको देनी चाहिए, तो स्टेट को देनी चाहिए, ये चीज़ की मांग वो हमेशा उठाते हैं। तो यानी कि ये एक डिमांड ऑटोनॉमी हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रूल्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं जब प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगाया जाता है तो वहां पे गवर्नर का क्या रोल रहता है, यानी कि जो गवर्नर होता है वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, वो भी किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे, जिसमें राज्य सरकार से कोई भी एडवाइस नहीं ली जाती है। तो आए दिन हम न्यूज में देखते हैं कि सेंट्रल और जो हमारा जो वेस्ट बंगाल है उसमें क्या है, एक मनमुटाव खटाव देखने को मिलता है सिर्फ गवर्नर से रिलेटेड। वहां की जो चीफ मिनिस्टर है वो जो भी काम करते हैं वो जो गवर्नर है वो उस चीज की मंजूरी नहीं देता, इसलिए जो वेस्ट बंगाल की में जो सीएम है वो हमेशा इस बात के लिए अपोज करते हैं कि जो गवर्नर होता है वो कौन होता है, तो सेंट्रल का एक कठपुतली होता है। और जैसे ही किसी स्टेट में जब आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी रूल डिक्लेयर किया जाता है तो सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है, तो सेंट्रल के हाथ में आ जाती है, यानी कि वहां पे जो सेंट्रल के हाथ में आने का मतलब है जो भी सारी पावर है वो किसके हाथ में रहेगी, गवर्नर के हाथ में रहेगी। तो ये रोल्स देखने को मिलते हैं हमें स्टेट में। अब बात करते हैं डिमांड फॉर न्यू स्टेट। जब हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो 6th क्लास की एनसीईआरटी में पॉलिटिकल में जब हमने डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से लैंग्वेजेस के आधार पे बहुत बार डिमांड उठाया गया था एक न्यू स्टेट क्रिएट करने के लिए। तो ये भी एक टेंशन बना रहता है किससे रिलेटेड, फेडरेशन सिस्टम से रिलेटेड। अगर हम फिर बात करते हैं इनर स्टेट डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि राज्य का दूसरे राज्य के साथ विवाद भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है हमें किसके बीच में, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, किसको लेकर के, तो बेलगाम एक डिस्ट्रिक्ट है उसके बीच में हमें महाराष्ट्र और केरल के बीच में एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें वाटर ऑफ रिवर से रिलेटेड, जो शेयरिंग ऑफ वाटर रिवर्स है उससे रिलेटेड हमें भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है, जो कि कर्नाटक तमिलनाडु कावेरी वाटर से रिलेटेड क्या है, इन दोनों के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है। तो ये सारी कुछ क्या है, ये सारी कुछ टेंशंस हैं किसके लिए, तो फेडरलिज्म सिस्टम जो कि हमारी कंट्री में उससे रिलेटेड। फिर बात करते हैं हम स्पेसिफिक प्रिविजंस, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसको कुछ क्या है, विशेष प्रधान मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर दिए गए, जो कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 370 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, आर्टिकल 370 हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से। वो क्या है, वो एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को क्या कराता है, तो प्रदान कराता था, जिससे कि क्या एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट फ्लैग और इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट इम्पोज इमरजेंसी, यानी कि भारतीय संसद के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो इमरजेंसी है वो इम्पोज नहीं किया जा सकता है विदाउट कंसिस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जम्मू कश्मीर के सरकार के बिना सहमति से। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारी जो अभी करेंट गवर्नमेंट है उनके द्वारा कुछ साल पहले ही क्या है, धारा 370 है जम्मू कश्मीर से वो हटा दिया गया। जैसे ही धारा 370 हटा उसके बाद क्या है, वहां पे जो सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हट गया, जो सेपरेट फ्लैग था ये भी हट गया, और जो इंडियन
पार्लियामेंट अब वहां पे क्या है तो इमरजेंसी इम्पोज कर सकती है बिना राज्य सरकार से सहमति लिए। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या है धारा जो 370 है उसे हटा दिया गया। यानी कि अगर हम अभी की बात करें, जब से धारा 370 हटा है तब से अगर बात करें तो अगर हम जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की बात करें तो वहां से लेकर के क्या है एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, एक सिंगल फ्लैग भी हमें देखने को मिलेगा। और पार्लियामेंट वहां पे क्या है तो अपना इमरजेंसी कभी भी इम्पोज यानी कि लगा सकती है। उसके लिए राज्य सरकार को अब राज्य सरकार से सहमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब धारा 370 था उस टाइम पे हमें जम्मू कश्मीर का अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता था, सेपरेट फ्लैग देखने को मिलता था, और राज्य जो केंद्र सरकार है यानी कि हमारी जो संसद है वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकती थी जब तक राज्य सरकार उसमें हाँ यानी कि मंजूरी ना दे। तो ये था एक स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे कुछ स्टेट को, तो वो हटा दिया गया। अब जैसे कि बात करते हैं आर्टिकल 371 से लेके आर्टिकल 300 आई तक, उसमें क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल स्टेटस दिए गए जो हमारे ईस्टर्न साइड के स्टेट है, जैसे कि नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो इन आर्टिकल 371 से लेके आर्टिकल 371 आई तक में क्या है कुछ स्पेशल प्रो स्टेटस दिया गया हमारे ईस्ट के मतलब ईस्ट साइड के स्टेट को और गोवा को। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने फेडरलिज्म को काफ़ी डीपली डिस्कस किया है, जिसमें हमने फेडरलिज्म की क्या क्या प्रॉब्लम्स है यानी कि जो टेंशंस है फेडरलिज्म सिस्टम के हमारी कंट्री के अंदर उसको डिस्कस किया। फिर हमने फीचर्स ऑफ यूनिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया, सेंट्रल को क्यों स्ट्रांग बनाया गया उसको डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि फेडरल फीचर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिस्कस किया, पावर डिवीजन डिस्कस किया, फिर यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट डिस्कस किया, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर ऑफ जो हमारा इंडियन फेडरलिज्म है उसको डिस्कस किया है हमने। फिर जो हमारा फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया है फेडरलिज्म से रिलेटेड वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम अपना 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा लोकल गवर्नमेंट, जो कि आज ही के डिस्कशन में हमने इसका बारे में जाना है कि 73rd यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके 1993 में क्या किया है हमारी कंट्री में 3 लेयर गवर्नमेंट की स्थापना की गई है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यदि कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम 8th चैप्टर डिस्कस करने से पहले ही क्या करेंगे, अब पहले हम अपना जो फेडरलिज्म वाला चैप्टर है उसके डाउट्स क्लियर करेंगे, तब हम अपना 8th चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।